हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का 12 जुलाई का टेस्ट अच्छा हुआ होगा, है ना बच्चों। तो देखिए, जो कल आपका टेस्ट हुआ था 12 जुलाई को, है ना बच्चों, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखिए, है ना, अपनी गलतियों को सुधारिए और आप जहाँ पर भी थे उससे और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है बच्चों, देखा जाए फिर। देखो बच्चों, तो हमारा पेपर 1 देखा जाए बच्चा। पेपर 1 में हमारा जो स्टार्ट हुआ था आपका क्वेश्चन, ये स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है बच्चे, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन आपका 23 से स्टार्ट हुआ आपका, है ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो एट एन एलिवेटर। द एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ एक्सीलरेशन a. द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। देखो बच्चों, सवाल क्या है आपका, एक एलिवेटर मान लें आप, है ना। ये एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन है और ये एंगल थीटा है। ये एलिवेटर नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a से, है ना। तो देखिए, अगर इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है ना, और अगर आप यहीं पे खड़े हो गए, ठीक है, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया बच्चा, है ना। जब आप फ्रेम हो चुके हो नॉन इनर्शियल, तो स्यूडो फोर्स लगाओगे आप, है ना। कैसे बोलोगे स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स बोलोगे आप डाउनवर्ड, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा है डाउनवर्ड, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपका इस तरह से होगा n, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करो, तो एम जी प्लस एम ए हो गया ना बच्चा। ये एम जी प्लस एम ए कंपोनेंट करो, तो एम जी प्लस ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा आपका एम जी प्लस ए साइन थीटा, है ना। तो आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो इस बॉडी को इधर मूव करता हुआ देखेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम देखोगे। इसका मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम जी प्लस ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। क्यों आपका आंसर ये है, क्योंकि जो फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल है वो स्यूडो फोर्स नीचे लगा करके नहीं आपका ऊपर की ओर लगाएगा, है ना। स्यूडो फोर्स आपका कैसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ एम ए। जब स्यूडो फोर्स आपका ऊपर होगा तो ये हो जाएगा आपका एम जी माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका एम जी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चे, देखो, कहता है टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,50 at t equal to 0. The particle A moves with constant velocity and the particle B moves on a circle of radius 50 meter having center at the origin 0,0. As shown in the figure, the particle B has a constant velocity 5 pi meter per second, constant speed. What will be velocity of particle A so that both particle reach the point 50,0 साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चा, तो देखो आपने क्या कहा, ये आपका एक टावर मान लें आप जो 50 मीटर ऊंचा है। तो आप सोचें यहाँ से किसी पार्टिकल को यूं फेंकेंगे आप, तो इसका पाथ आपका ऐसे बनेगा, है ना। और ये पाथ कैसा है आपका, ये सवाल में कहा गया है पाथ आपका ये सर्कुलर है ना। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया था पार्टिकल ए मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल ए जो आपका है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव किया है। ए पार्टिकल जो है आपका वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, यू ट्रेवल किया है। यू ट्रेवल करने की वेलोसिटी मैंने मान ली यू, ठीक है। और इस तरह से पार्टिकल बी जो कवर किया है इसकी स्पीड दी गई है कितनी है आपकी, 5 पाई मीटर पर सेकंड, है ना बच्चे। तो सवाल में कहा गया है कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि दोनों एक साथ पहुंच जाएं। ठीक है बच्चा, तो देखो कैसे लिखोगे, ये आपका 50 है, ये 50 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 50√2 हो गया ना। ठीक है,
तो इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर ए, तो ये हो गया आपका 50√2 डिवाइड बाई यू, है ना, उतना ही टाइम इसको भी लगना चाहिए। अब देखो इसको, ये क्वार्टर सर्किल है बच्चा, क्वार्टर सर्किल के लिए जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा π/2r, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा π/2r, r कितना है आपका 50 डिवाइड बाई टाइम डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड कितना था आपका, ये था आपका 5π, तो पाई कैंसिल कर लो, 10 कैंसिल कर लो आप, ये आपका 5 हो गया, है ना, तो कितना हो गया u इक्वल टू 5 से यहाँ कैंसिल करो, तो ये हो गया आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो u को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, डायग्राम में देख लो बच्चा, आपका इधर माना गया है पॉजिटिव x और इधर माना गया है पॉजिटिव y ना, तो इस वेलोसिटी का देखो आप, ये 50 तो एंगल 45 हो गया ना, तो हो जाएगा आपका u/√2 i कैप माइनस u/√2 j कैप, इसका मतलब 10 i कैप माइनस 10 j कैप, ठीक है। कौन सा हो गया आपका आंसर, हो गया बेटा आपका सी, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 25 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड at an angle 45 degree with the horizontal x-axis as shown in the figure. Four graphs represent either the magnitude of velocity vx or the magnitude of velocity of vy, component of velocity of a stone with respect to time. Determine which of the following magnitude of velocity versus time graph best represent vx versus t and vy versus t, है ना। इसमें vx versus t एंड dy वर्सेस t कौन सा ग्राफ है, तो आप जानते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये होती है आपकी कांस्टेंट, है ना, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होती है ये होती है आपकी वेरिएबल। क्यों होती है वेरिएबल, क्योंकि y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो g होता है नीचे की तरफ, है ना। तो आप देखें कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें आप, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करने वाला हो गया ग्राफ नंबर 2, वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना बच्चा। और इसमें देखो क्योंकि g नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, g नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, देखो बच्चों y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आपका माइनस g है ना, देख सकते हो ना आप, डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड अगर है इसका मतलब माइनस g हो गया। डायग्राम में ही देखो y एक्सिस ऊपर की तरफ दिया हुआ था, है ना, इसका मतलब बेटा नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड कांस्टेंट, है ना। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड कांस्टेंट कौन सा ग्राफ है, देखो ये तुम्हारा ग्राफ है। अच्छा एक मिनट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ग्राफ बेटा सवाल में क्या क्या गया, देखो ध्यान से, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बच्चा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलोगे, और ay की अगर बात करें तो अगर हम बेटा vy वर्सेस टाइम की बात करोगे बेटा ऐसे हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, है ना। लेकिन जब आप इस ग्राफ का मैग्नीट्यूड करोगे, है ना, इस ग्राफ का अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा, तो कहेंगे vy का जब मैग्नीट्यूड करोगे आप, ये तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा बच्चा, लेकिन फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, ये हुआ ग्राफ नंबर 3। तो कौन कौन सा मैच किया देखो बच्चा, तो आपका बी मैच करेगा, है ना, आंसर देखो बी वाला मैच किया ना 2 और 3, ठीक है। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बच्चा, ये है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना, ये आपका हो गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है।
तो हमसे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2 सेकेंड आफ्टर दिस इंस्टेंट विल बी, इस इंस्टेंट के 2 सेकेंड के बाद। तो देखो बच्चा ये आपका हो गया u के जैसा है ना। अब अगर 2 सेकेंड पे कहेंगे तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t हो जाएगा ना। टाइम यहाँ 2 पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसमें प्लस करो, क्या प्लस करना है, t इंटू ए, टी आपका है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड यहाँ पुट करो और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k। ठीक है, तो अभी आपका देखो क्या बन गया, ये 2i प्लस i, ये हो गया 3i। फिर देखो प्लस 2j माइनस 4j, ये हो गया माइनस 2j, 2k प्लस 4k, ये हो गया आपका 6k। ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो बेटा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। देखो मैंने आप एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी है ना, सारे वेरिएबल का रेशियो देखें आप, रेशियो सेम नहीं है ना, रेशियो सेम नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे u अगर इसकी वेलोसिटी है तो u एक्सेलरेशन है किसी खास एंगल पे, है ना बच्चा। तो देखो इस a का अगर मैं कंपोनेंट करूं इस तरफ a cos थीटा, ठीक है, और इधर कंपोनेंट क्या कर दूं मैं a sin थीटा, है ना बच्चा। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा बच्चा तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी ना। इसका मतलब दिस a cos थीटा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है बच्चा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो गया, देखो ये हो गया बेटा हमारा a cos थीटा। a cos थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा आपका हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई v। ठीक है, क्या हो जाएगा a डॉट b बाई v। ठीक है बच्चों, a डॉट b करो, a डॉट b कितना हो गया आपका, a डॉट b करोगे तो 3 इंटू 1, ये हो गया 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये हो गया माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2, ये हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाई v का मैग्नीट्यूड, इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा बच्चा 3 स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 6 9 प्लस 36, कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 45 प्लस 4 इज 49, मतलब ये हो गया आपका 7 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 15 माइनस 11 तो ये हो जाएगा आपका 11/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, देखो ये तो दिया आपका 19/7। चेक करने एक बार हम लोग देखिए, हम लोग -2 इंटू -2 ये प्लस हो जाएगा ना बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों आगे बढ़े, तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 26। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में आए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि a body of mass 1 kilogram lies on a smooth inclined plane. The block of mass m is given a force of 10 Newton horizontally as shown. The magnitude of net normal reaction on the block is। ठीक है बच्चा, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल 45 है, ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक पे हमने यू लगाया फोर्स हॉरिजॉन्टल, कितना लगाया देखो, लगाया हमने 10 न्यूटन। तो देखो बच्चा ऐसे लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स है ना, यू आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल का कंपोनेंट हो जाएगा ना mg cos 45, इधर हमारा हो जाएगा mg sin 45। ठीक है, इस 10 का भी कंपोनेंट कर लो, तो 10 का कंपोनेंट u हो जाएगा 10 cos 45 और u हो जाएगा 10 sin 45, है ना बेटा। हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है ना, तो आप सिर्फ वाई डायरेक्शन में सोचो, क्या लिखोगे, आप लिखोगे n, आप लिखोगे n इज इक्वल टू mg बाई √2 प्लस 10 बाई √2, वैल्यूज पुट कर लो,
मास आपका है 1 किलोग्राम, तो ये हो गया 10/√2 और प्लस 10/√2। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका 10√2 न्यूटन। ठीक है, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रोलर कोस्टर। A roller coaster car travels down the helical path at constant speed such that its parametric coordinate varies as। देखिए बच्चा, इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है तुम्हारा c sin kt, इसका y दिया है कोऑर्डिनेट, ये दिया है c cos kt, और z दिया है आपका h माइनस bt, जहां आपका c h k b कांस्टेंट है। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा, तो अगर हम कहें vx तो क्या कहोगे आप, dx/dt। चलो डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा ck cos kt, है ना। फिर डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा बेटा ax, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ये हो गया आपका d vx/dt, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा माइनस ck² sin kt। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी का y निकालो, तो क्या लिखोगे, dy/dt, कितना हो गया देखो आप, ये हो जाएगा आपका माइनस ck sin kt। अब ay निकालो, d vy/dt, ये हो जाएगा आपका माइनस ck² cos kt। ठीक है, अब vz निकालो, dz/dt, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 0 माइनस b इंटू 1। और जब आप az निकालेंगे है न, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका एक्सीलरेशन का z कंपोनेंट 0 हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का z कंपोनेंट अगर 0 हो गया और आपको वेलोसिटी का x, एक्सीलरेशन का x और y पता है, तो आप क्या बोल देंगे, a = √ax² प्लस ay² प्लस az², है ना। तो आप पुट कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा ck²। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखा जाए, ये क्वेश्चन कहता है फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से फेंका आपने, ग्राउंड पे ही गिरा। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम पॉइंट O to C इज t1, O to C जाने का टाइम t1 है, एंड ड्यूरिंग द सेम मोशन टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम A to B इज t2, A से B आपका t2 है ना बच्चा। देखो ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल x और y, ये आपका है पाथ, है ना। ये आपका टाइम t = 0 है, क्या छोड़ो आप, ये पूरा टाइम जो आपका दिया है वो t1 है ना। और इधर एक पॉइंट A लिया है, इधर एक पॉइंट B लिया है, तो ये आपका है टाइम t2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है हाइट h कितना होगा, है ना। ये वाली हाइट कितनी होगी h, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखिए आसान तरीका, यहां से लेकर के यहां तक के हाइट को अगर मान लूं मैं h1, तो है ना इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, तो आप क्या कहोगे, h1 = 1/8 g t1² होता है ना ये। और देखो बच्चा, ये टाइम की बात करो h2, तो h2 आप क्या कहते हो, h2 कहते हो इस प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट है, इस प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट है, तो हो जाएगा 1/8 g t2², है ना। तो डायग्राम में देखो अब h = क्या कहोगे, h1 माइनस h2, इसका मतलब 1/8 g t1² माइनस t2²। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर हो गया सी।
अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ए बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लोवर्ड विथ ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द बॉक्स देयर इज ए स्प्रिंग whose lower end is fixed to the box and a ball of mass 1 kg is kept on its loose end as shown below. At a certain instant when the spring constant equal to 100 Newton per meter is found to be compressed by 5 centimeter, टेंशन T in the cable is, तो उस समय केबल में टेंशन क्या होगा? ठीक है बच्चा, देखो ये बॉक्स हमारा, बॉक्स का मास है 10 किलोग्राम। ये हो गया आपका बॉक्स का मास है बच्चा आपका 10 किलोग्राम, ठीक है। और डाउनवर्ड हमारा एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डाउनवर्ड हमारा एक्सीलरेशन किसका हो गया? ये बॉक्स का हो गया, ठीक है। बॉक्स का एक्सीलरेशन ए हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इसके अंदर एक बॉल है, उस बॉल का मास है आपका 1 किलोग्राम, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है आपको, ये दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। और स्प्रिंग उस समय कॉम्प्रेस्ड है 5 सेंटीमीटर से, है ना। तो देखिए आप पहले बॉल के बारे में सोचें। फॉर बॉल तो क्या कहेंगे? ये बॉल है, बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 1G, और स्प्रिंग में अगर कॉम्प्रेशन है तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कितने का? kx का। कितना होगा kx? देखें आप, तो कितना होगा kx? k ये हो गया आपका, x ये हो गया, ये हो गया आपका 5 न्यूटन, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बॉक्स का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, इस बॉल का निकाल सकते हो आप, है ना। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है? हमको बॉक्स के बारे में पूछा गया है। तो बॉक्स के बारे में आप क्या कहोगे? ये बॉक्स हो गया आपका, ये टेंशन T हो गया आपका, बॉक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स G, और ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना बच्चा। तो देखो स्प्रिंग जो है बेटा बॉल से यूं लगा है, जितने फोर्स से स्प्रिंग बॉल को ऊपर धकेलेगा उतने ही फोर्स से स्प्रिंग बॉक्स को धकेलेगा नीचे की तरफ। पढ़ा था ना आपने, स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे हमेशा इक्वल फोर्स लगाता है ना बच्चा। तो क्या कहोगे? नीचे की तरफ कितना फोर्स? kx, ये भी कितना हो गया आपका? 5 न्यूटन, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लो इसका, कैसे लिखोगे? 10G हो गया आपका 100, प्लस हो गया 5, माइनस हो गया T इज इक्वल टू m ऑफ बॉक्स इंटू a। इसका मतलब 105 माइनस T इक्वल टू 40। सो टेंशन T कितना हो गया आपका? 65 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। आगे देखा जाए अब क्वेश्चन नंबर 31। देखो बेटा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है आपसे कि रेन इज फॉलिंग with constant and uniform velocity v at an angle 37 डिग्री with vertical, ठीक है। रेन जो है वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। चलो ऐसे मान लेते हैं वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, ये 37 डिग्री का एंगल। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मान लें आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर डायग्राम में देखें, डायरेक्शन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 6 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप appear at 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। वेलोसिटी ऑफ रेन फॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, आपको निकालना है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी। तो देखो बच्चा, अगर 6 सेकेंड की बात करोगे, अगर 6 सेकेंड की बात करोगे बेटा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ना। बोलो v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है बच्चा। अब देखो इसके लिए अब कहोगे बच्चा कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इस तरफ है वी आर 37 डिग्री के एंगल पे, है ना। जब ये 12 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा, जा रहा है बेटा इधर,
तो ट्रांसफर ऐसे करेगा ना, तो सोचो बेटा अगर ऐसे ट्रांसफर करोगे तो क्या ये एंगल 37 हो पाएगा? नहीं ना, कम हो जाएगा ना एंगल। तो अगर एंगल आपको 37 डिग्री ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? वेलोसिटी इतना बड़ा करना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एंगल आपका ये 37 हो जाए, है ना। तो ये आपका हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया 37 डिग्री, ये भी हो गया 37 डिग्री। क्योंकि दोनों तरफ बच्चा एंगल बराबर है ना, अगर दोनों तरफ एंगल बराबर है इसका मतलब ये आपकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आपको ये निकालना है, अब लगा दो, साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। साइन 37 इक्वल टू 6 बाई वी आर दैट इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब वी आर इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, समझ गए होंगे आप? ठीक है बच्चों, ठीक है। इस ट्राइंगल से आपका आ गया वी आर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब चलें क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखो बच्चा, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है 6i + 8j। एक पार्टिकल के मूव करने की वेलोसिटी कांस्टेंट है 6i + 8j। It crosses x-axis at 2,0. The rate of separation from the origin at this moment is। तो देखो बच्चा, ये आपका x-y एक्सिस हो गया, ये आप मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,0, है ना। इस समय इसकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, x में है 6 और y में है 8। आप खुद जज करें इस ऑरिजिन से दूर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? 6 ना, यही 6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है बच्चा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देखो 33 कहता है बच्चा कि a particle is ejected from the tube at A with a constant velocity v at an angle theta with the vertical y-axis at a height h above the ground as shown. A strong horizontal wind gives the particle a constant horizontal acceleration a in positive x direction. If the particle strikes the ground at a point directly under its released position and the downward y acceleration is taken as g, then find the height h। देखो बच्चा, सवाल क्या कहता है? एक आप हाइट h मान लो, है ना। यहां से आपने बॉल को यूं फेंका, कितनी स्पीड से फेंका? v स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पे। अलग काम करो, आप कंपोनेंट कर लो, इधर हो गया v cos थीटा, है ना। ये अगर आपका v था, इधर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो अभी हमारा कहता है कि विंड चलना शुरू हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, विंड चलना शुरू हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना बच्चा। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या कहोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी एक्स में आपका हो गया -v sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना हो गया? -v cos थीटा। एक्सीलरेशन आपका x में है कितना? क्या दिया था एक्सीलरेशन आपका? a दिया था, है ना। और y में आपके कितना एक्सीलरेशन है? -g, ठीक है बच्चा। तो अब देखो, अगर कहते हो बच्चा कि पार्टिकल यहां से आकर के यहीं पे गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है ना बच्चों। देखो यहाँ क्या लिखोगे? 0,0, और यहाँ क्या लिखोगे? -h,0, सॉरी 0,-h। यहाँ 0,0, यहाँ 0,-h। तो x डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है ना बच्चा। तो x डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या लिख दोगे इसको? uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू -v
साइन थीटा टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 2v साइन थीटा बाई ए, टी निकल गया आपका, है ना। अब आप कहना चाहते हो कि जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपका माइनस एच है ना। y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस एच है ना। तो क्या लिख दोगे आप, इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलो वैल्यू पुट कर लें। यू वाई आपका कितना था, यू वाई था आपका माइनस बी कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस बी कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच, स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच। माइनस साइन कैंसिल कर दें आप, क्या हो जाएगा ये फिर, ये हो जाएगा एच इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी पुट करें, जी आपका है 2v साइन थीटा बाई ए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से पुट करो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कोई वैल्यू दी तो नहीं है हमारा इसमें, नहीं कोई वैल्यू हमारा दिया हुआ नहीं है। चलो इसी में से निकालना है बेटा वैल्यू हम लोग को, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना, 2v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन थीटा भी कॉमन हो जाएगा, डिवाइड बाय a भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, यहां बच जाएगा आपका cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस वहां बच गया आपका क्या साइन थीटा, है ना, और यहां आपका इंटू जी डिवाइड बाय ए। कौन सा आंसर हुआ आपका, आपका आंसर हो गया बच्चा डी। ठीक है, अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज इक्वल टू जी बाई 12। ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है जी बाई 12, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ए भी दिया हुआ है आपका, नहीं वो निकालना है आपको, है ना, आपको ए का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है बच्चा, तो देखो अभी हमारा गिवन डायग्राम में ये एक ब्लॉक है बच्चा, ये ब्लॉक से पुली, यहां से एक और पुली, और ये लटक गया ब्लॉक हमारा। ठीक है, यहां से एक और पुली गया, इस पुली से पास किया और इसके नीचे एक ब्लॉक लग गया। ठीक है, ये आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका जो हमारा एक्सेलरेशन है सी वाले ब्लॉक का, ये है जी बाई 12, है ना बच्चा। देखो बेटा इस ब्लॉक का हमारा एक्सेलरेशन है जी बाई 12, इसका हमें दिया हुआ एक्सेलरेशन जी बाई 12, और इसका आपको मास ही पता है, कितना मास इसका है बेटा, यह है 4 किलोग्राम। तो चलिए इसका बीडी बनाए, कैसे कहेंगे आप, कहेंगे ऐसे टेंशन टी हो जाएगा, इधर की तरफ कम पॉइंट हो जाएगा 4g साइन 30, है ना। तो आप कैसे लिखोगे इक्वेशन, अगर ये बॉडी नीचे की ओर जा रहा है तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 4g साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 4a कितना हो गया, ये हो गया आपका g बाई 3, और ये कितना हो गया 2g माइनस टी इज इक्वल टू g बाई 3, इसका मतलब t आपका हो गया 5g बाई 3। ठीक है, तो देखिए बच्चा हमें निकालना था किसका एक्सीलरेशन, ए वाले का एक्सीलरेशन। देखो बच्चा वो टी तो यहाँ पे क्या बोल दोगे 2t। तो अब ए वाले के बारे में सोचो, क्या हो जाएगा बेटा, ओनली 2t, है ना, और इसका मास 10 किलोग्राम, बाकी नॉर्मल mg से हमें कोई मतलब नहीं, एक्सीलरेशन इसका b मान लो, तो क्या लिखोगे 2t इक्वल टू 10b। तो ये हो गया आपका 10 g बाई 3
इक्वल टू 10b, इसका मतलब b इक्वल टू 10/3 आपका आंसर हो गया, या g/3 बोल दो। ठीक है, एक बार चेक कर ले बच्चा, g/3 कितना दिया हुआ है, 10g/, सॉरी ये हमारा कितना, g/3, g/3 इक्वल टू है बच्चा 10g/x, g कैंसिल हो गया तो आपका x निकल गया, कितना आ गया x, देख लो 30 आ गया ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, देखो बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बेटा, 20 kg block is originally at rest on a horizontal smooth surface. If a horizontal force F is applied such that it varies with time as shown in the figure. हमें निकालना है बेटा 10 सेकंड पे स्पीड, आप देख रहे होगे ना, उस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो इस F को आप बोल सकते हो ना ma, है ना, और इसको बोल सकते हो आप dv/dt। तो देखो dt को इधर ले जाओ तो m dv इक्वल टू f dt इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। स्टार्ट कैसे किया था, ओरिजिनली एट रेस्ट, इसका मतलब इसको कर लो 0 से v और इसे कर लो 0 से 10, तो देखो बेटा ये तो हो गया m इंटू वी, लेकिन ये आपका हो गया एरिया अंडर ग्राफ, है ना, एफ डी टी का इंटीग्रेशन एरिया अंडर ग्राफ, तो ग्राफ का एरिया निकाल लो, 10 सेकंड तक का एरिया निकाल लो बच्चा, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नीचे आपका है 10, ऊपर है 5 और हाइट अब आपका है 200, है ना बच्चा, और मास दिया हुआ था आपका 20 इंटू वी, 20 से कैंसिल कर लो अब इसको 10 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर लो 5 टाइम्स, सो वी कितना आपका आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करता है ये, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1, x आपका दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 1, where x is in meter, t is in second, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड, है ना बच्चा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो कहेंगे x एट 3 माइनस x एट 2 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, कितना हो गया टाइम इंटरवल 3 माइनस 2, तो 1 हो गया, है ना। x3 का कितना हो जाएगा बच्चा 27 प्लस 8, ये 28 माइनस x2 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन में, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 37, नंबर क्वेश्चन कहता है स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 1/3 ऑफ द इनिशियल स्पीड। देखो बच्चा, आपने किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंका, थीटा एंगल में फेंका, जब मैक्सिमम हाइट पे गया v हो जाएगा, तो आपको पता है ना वहां की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा होती है कांस्टेंट। इसका मतलब दिस v इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया ये आपका दिया है सवाल में u/3 इज इक्वल टू u cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू हो गया 1/3, है ना। तो कहा गया रेंज अगर इतना है तो 5n की वैल्यू क्या होगी, है ना बच्चा। तो cos थीटा आपका अगर इतना है ना, तो आप बताएं sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, sin थीटा की वैल्यू होनी चाहिए √2/3, ये हो गया बेस या हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है बच्चा, अब यहां से निकाल लो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा 4√2/9। ठीक है, तो रेंज क्या लिखोगे, रेंज लिखोगे u² sin 2 थीटा/g, है ना बच्चा। तो ये हो गया हमारा u² इंटू
साइन 2 ईटा, साइन 2 ईटा पुट कर लो 4√2/9 डिवाइडेड बाय जी, है ना। तो वैल्यूज कंपेयर करो, क्या दिख रही है बच्चा, n इक्वल टू दिख रहा है 4, है ना, n इक्वल टू 4 है, तो 5n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at a certain instant is inclined at an angle 60 degree to the horizontal। कहता है बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन ऑफ मोशन 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है किसी खास समय पे, किसी खास समय पे ये 60 डिग्री का इंक्लाइन है, ठीक है। आफ्टर √3 सेकेंड ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, √3 सेकेंड के बाद ये 30 का एंगल हो गया, है ना। तो कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो आपको पता है बच्चा tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx होता है ना बच्चा, tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx, ठीक है। इसका मतलब Vy इक्वल टू Vx tan थीटा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का अगर वेलोसिटी मान लूं मैं Vx, तो यहाँ ही बोलना पड़ेगा हमको Vx, है ना। अब लेकिन यहां से y डायरेक्शन की वेलोसिटी इन दोनों में डिफरेंट होगी ना बच्चा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी, ठीक है बच्चा। Vy मतलब यहां का वेलोसिटी, तो tan 30 इक्वल टू Vy/Vx, है ना। सो Vy इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Vx tan 30 इक्वल टू यहाँ पे tan 60 इक्वल टू Vy/Vx, तो हो गया Vx tan 60 प्लस Ay आप जानते ही हो माइनस जी, और टाइम दिया आपको √3, बहुत सिंपल। इसको इधर ले आओ, ये हो गया √3g, इधर ले चलो Vx इंटू √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3, है ना बच्चा। इसका मतलब Vx आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। देखो बेटा तो आंसर हो गया 38 भी हमारा। अब चलिए बात करें 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है इफ टेंशन द स्ट्रिंग A एंड द स्ट्रिंग B आर TA एंड TB, A और B का टेंशन दिया हुआ है, देन फाइंड आउट 20 TA/TB। तो देखो बेटा मेन ध्यान देना हमें क्या है कि A और B के टेंशन का रेशियो निकालना है। देखो बच्चा जो जंक्शन है उस पर गौर करो, इस जंक्शन पे यहाँ से टेंशन है बेटा TC, ये हमारा है बेटा 45 का एंगल, है ना। अब देखो इधर एंगल हो गया TA और यहाँ हो गया TB, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, TC का कम पॉइंट कर लो, है ना। TC का कम पॉइंट करोगे क्या क्या लिखोगे बच्चा, इसका कंपोनेंट TC cos 45, इसका कंपोनेंट TC sin 45, ठीक है बच्चा। अब अगर हम लोग देखें बच्चा x डायरेक्शन में तो क्या लिखोगे, लिखोगे TB इज इक्वल टू TC cos 45 एंड TA इक्वल टू TC sin 45, इसका मतलब TB इज इक्वल टू TA, क्योंकि cos 45 sin 45 की वैल्यू बराबर होती है बच्चा, है ना। इस सवाल में पूछा गया है 20 TA/TB, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है, 40 कहता है बेटा ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट
when the belt is given an acceleration of 2 meter per second square, the man slides back on the belt with an acceleration 1 meter per second square with respect to belt. ठीक है बच्चा. अब कहता है एक बेल्ट मान लो, कन्वेयर बेल्ट है ना बच्चा. एक कन्वेयर बेल्ट इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना. और इसके ऊपर एक आदमी है 60 किलोग्राम का. ठीक है बच्चा. स्लाइड्स बैक ऑन द बेल्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट. इसका मतलब बेल्ट के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे रह गया. इसका मतलब बेटा इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. देखो बेल्ट के मुकाबले में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे है ना ये. कहता है नेट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द मैन इज. तो मैन पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा. तो देखो बच्चा दोनों का अलग अलग है ना बेटा एक्सीलरेशन. तो इसके ऊपर तो नॉर्मल लग रहा होगा बच्चा, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 60 जी लग रहा होगा, है ना. अब देखो बेटा ये आदमी यहाँ स्लाइड कर रहा है ना, आदमी यहाँ पे स्लाइड कर रहा है ना. ठीक है. तो यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा. ठीक है. लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, इस बात पे गौर करो. सवाल में क्या है देखो. सवाल में है नेट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द मैन इज. तो क्या कहोगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैन. सोचने की जरूरत नहीं बेटा, सिंपल एम है ना. एम कितना हो गया 60, एक्सीलरेशन 1. तो आंसर हो गया बच्चा 60 न्यूटन, है ना. अब चलो क्वेश्चन नंबर 41 किया जाए. कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन 1 किया जाए. ठीक है बच्चा. तो देखो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहता है. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में कहता है बच्चा फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर. एक टावर मान लें आप. टावर की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर. 2 particles are simultaneously projected from the same point horizontally in opposite direction with 2 meter per second and 8 meter per second. है ना बच्चा. इधर फेंक दिया 8 मीटर पर सेकेंड से, इधर फेंक दिया 2 मीटर पर सेकेंड से. आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना बच्चा. नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस and assume that the particle is stick to ground after collision. है ना बच्चा. जब दोनों टकरा के जमीन पे तो जमीन से चिपक जाएगा बेटा, है ना. मतलब रिबाउंड नहीं करेगा. पहला सवाल, टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टू बॉडीज टू बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. है ना बच्चा. दोनों की वेलोसिटीज एक दूसरे से कब हो जाएगी परपेंडिकुलर. तो देखो बच्चा दोनों पार्टिकल में एक्सीलरेशन जी है ना. इसको मैंने मान लिया बेटा फर्स्ट पार्टिकल, इसको मैंने मान लिया सेकेंड पार्टिकल. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. सारे बच्चे जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट, है ना बच्चा. तो v बराबर u प्लस at कर सकते हो बच्चा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में. तो पहले वाले का क्या लिखोगे, v1 वेक्टर इक्वल टू u हो गया बेटा 8i कैप प्लस a इंटू टी जे कैप. v2 वेक्टर क्या हो जाएगा u माइनस 2i कैप प्लस a इंटू टी इंटू जे कैप. ठीक है बच्चा. अगर ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने वाली है मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. तो क्या कर दोगे, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो t इक्वल टू कितना आपका आ गया 4/g. टाइम आ गया 4/g मतलब 0.4 सेकेंड. ठीक है. तो ऑप्शन आपका आंसर डी होगा. ठीक है. अब चले हम लोग 42 नंबर सवाल की ओर. ये हमने किया बेटा 41. टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द टू बॉडीज टू बिकम परपेंडिकुलर. अब कहता है दोनों के डिस्प्लेसमेंट को होना है बेटा परपेंडिकुलर, है ना. तो क्या करोगे, फिर से कहोगे बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. ये भी होता है बेटा वेक्टर इक्वेशन. तो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे, लिखोगे यू टी 8t आई कैप प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर जे कैप.
S2 वेक्टर, इसका बेटा क्या कहोगे आप? Vx नेगेटिव इसका है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर j कैप, है ना बच्चा? दोनों डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर इक्वल टू 0, है ना बच्चा? कितना हो जाएगा? माइनस 16t स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t पावर 4 बाई 4 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा एक बार, और क्या आ जाएगा देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 64 बाई जी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 8 बाई जी, 8 बाई जी मतलब कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलो 43-44 सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन एंड द लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा 43 नंबर की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन 2। कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या है देखो, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम स्टार्ट मूविंग with a constant velocity 2 meter per second on a smooth line plank of mass 10 kilogram, which is also pulled by a horizontal force F equal to 10t, है ना? तो देखो बच्चों, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन हमारा में स्मॉल ब्लॉक है 1 kg का, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, और 10 किलोग्राम के प्लैंक पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर ब्लॉक की बात करूं, फॉर ब्लॉक, तो ब्लॉक की बात क्या कहोगे कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, है ना? इसका मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? vt, तो ये हो गया 2t। अब बात करें प्लैंक की, तो प्लैंक के बारे में एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? फोर्स बाय मास, तो ये हो गया t, है ना? ठीक है, तो इसका अगर कहा जाए वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या कहोगे? ADT इंटीग्रेशन है बच्चा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक तो हो जाएगा v डैश dt का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका TQ बाई 6। ठीक है बच्चा, अब चलो देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। कहता है पहला ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, displacement of 1 kg block with respect to plank at the instant both have same velocity is, देखते हैं बच्चा, पहले वाले में जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, v इक्वल टू v डैश हो गया, इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब टाइम कितना आ जाएगा बच्चा? 2 सेकेंड, है ना? टाइम आ गया 2 सेकेंड, तो s कितना हो जाएगा बच्चा? s हो जाएगा हमारा 4 मीटर, और एस डैश हमारा क्या हो जाएगा? 2q बाई 6, 8 बाई 6 इज 4 बाई 3, तो s रिलेटिव कितना हो गया? 4 माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 8 बाई 3 मीटर। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया सही। अब चलो बी चेक करें। बी कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक with respect to plank at the instant both have same velocity is 4 meter, गलत है ना ये? तो सी चेक कर लें। the time at which displacement of block and plank with respect to ground is same, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, will be 4। पता है बेटा, टाइम 4 सेकेंड पे दोनों का सेम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो तो पुट करो t इक्वल टू 4, नहीं होगा ना? d 2 सेकेंड, 2 भी देखो पुट करके, ये भी सेम नहीं होगा, है ना? तो d भी गलत है। अब आए 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा, relative velocity of plank with respect to block when acceleration of plank is 4 meter per second will be 6 meter per second। plank का acceleration क्या है? t है ना, और ये टाइम दिया है 4, तो पुट करो, तो वेलोसिटी v तो 2 मीटर पर सेकंड बेटा कांस्टेंट ही है, लेकिन v डैश कितना हो जाएगा देखो? 4 स्क्वायर बाई 2, 8 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी आपकी ए सही हो गई ना? इसका मतलब बी गलत है, सी गलत है,
और डी गलत है ही, तो ओनली आपका ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो ये हमारा हो गया पेपर 1। ठीक है बच्चों।